नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते, उसके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं। आप आज की अपनी इस वीडियो में हम आधुनिकीकरण के रास्ते वाले चैप्टर में टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100% बात यह है कि इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए अपनी आखिरी तैयारी के लिए। और अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना इस चैनल को ना भूलें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमने इसमें करने हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ और इस आधुनिकीकरण से पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि जापान के अंदर मेजी शासन के अंतर्गत किस तरह का विकास हुआ था, किस तरह का आधुनिकीकरण हुआ और इस आधुनिकीकरण से वहां के पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर को। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सबसे पहले कृषि पर कर लगाया गया। जापान पहले एक कृषि प्रधान देश था, तो सबसे पहले सरकार ने वहां पर मेजी शासन के अंतर्गत वहां पर क्या लगाया गया, कृषि पर टैक्स लगाया गया ताकि सरकार की कुछ इनकम हो सके और सरकार उस इनकम को औद्योगिकरण में लगाकर अपने देश का विकास कर सके। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि जापान में रेल लाइनों को बिछाना शुरू किया गया। जापान के अंदर रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाने से क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर औद्योगिकरण के कारण लोगों की जो पहुंच है वो सुनिश्चित होने लगी। लोग तेजी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि वस्त्र उद्योगों के लिए यूरोप से कई सारी मशीनें मंगवाई गई। कई सारी वस्त्र उद्योग स्थापित हो रहे थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेजी शासन के अंतर्गत ही निशीजन में, जापान के निशीजन में रेशम उद्योग लगाए गए और इस रेशम उद्योग को लगाने के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए यूरोप से कई सारी क्या मंगवाई गई, मशीनें मंगवाई गई। साथ ही साथ ये भी किया गया कि देश के बाहर से कारीगरों को बुलाया गया। ऐसे कारीगर जो ट्रेंड थे और इन कारीगरों का काम था जापान के मजदूरों को प्रशिक्षण देना। देश के बाहर से कारीगरों को बुलाया गया ताकि जापान के जो लोग हैं, जापान के जो मजदूर हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके कि किस तरीके से कार्य को करना है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए यूरोप भेजा जाने लगा। जापान यूरोप से काफी प्रभावित था, यूरोप की तकनीकों से काफी प्रभावित था, उनकी शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित था। इसलिए जापान ने अपने सभी विद्यार्थियों को लगभग यूरोप भेजा जाने लगा उन्हें पढ़ने के लिए, ताकि वो यूरोप जाकर काफी कुछ सीख कर आए और जापान के अंदर भी उन चीजों को सिखाएं। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को वहां पर शुरू किया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, नई तरह की बैंकिंग व्यवस्था, जिससे औद्योगिकरण को बड़ा ही लाभ हुआ। औद्योगिकरण को इससे काफी फंड वगैरह मिला जिससे औद्योगिकरण संभव हो पाया। साथ ही साथ जो कंपनियां वहां पर स्थापित हो रही थी, तो कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी भी दी जाने लगी। एक देश में जब कंपनियां स्थापित होती हैं और जब कंपनियां नई होती हैं, तो उस समय सरकार क्या करती है, उन सभी कंपनियों को टैक्स में कुछ छूट देकर, सब्सिडी देकर और या अन्य प्रकार की रियायतें देकर उन कंपनियों को विकसित होने का पूरा पूरा मौका देती है। और जब एक बार कंपनियां विकसित हो जाती हैं तो फिर उनसे टैक्स लिया जाता है ताकि देश के विकास में भी उनका कुछ योगदान हो सके। ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी ताकि देश का जो है औद्योगिकरण है वो काफी तेजी से बढ़े। और इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कहा गया कि लकड़ी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका अंधाधुंध प्रयोग किया गया।
और इस प्रयोग से पर्यावरण पर काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे वहाँ की जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत तेजी से बढ़ने लगी और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन को इस्तेमाल करने के कारण कई सारे जंगलों को वहाँ पर क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। साथ ही साथ इस औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी बढ़ा। जल प्रदूषण बढ़ने के कारण नदियां जो हैं और झरने वगैरह जो है वो काफी प्रभावित हुए। वायु प्रदूषण बढ़ने से टोक्यो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर माना जाने लगा उस समय का, और इस तरीके से जापान के औद्योगिकरण के कारण वहां पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि कृषि उत्पादों में कमी होने लगी, और कृषि उत्पादों में कमी का मुख्य कारण ये था कि जो लोग गांव वगैरह में पहले रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो लोग अब शहरों की तरफ पलायन करने लगे, क्योंकि शहरों में उद्योग धंधे स्थापित होने लगे थे और वो कृषि को छोड़कर उद्योगों की तरफ बढ़ने लगे, जिसके कारण पूरा का पूरा जो कृषि व्यवस्था थी वो चौपट होने लगी और कृषि उत्पादों में कमी होने लगी। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कुओमिंटांग के नेता के रूप में चियांग काइसेक के कार्यों का वर्णन कीजिए। वर्णन करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि कुओमिंटांग देश को एकीकृत करने में क्यों असफल रहा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चर्चा करनी है कुओमिंटांग के नेता के रूप में चियांग काइसेक के कार्यों का, कि उन्होंने चियांग काइसेक ने क्या क्या कार्य किए जब वो कुओमिंटांग के नेता थे, और उनके कार्य देश को एकीकृत करने में असफल क्यों रहे। आखिर क्या कारण था जिससे उनके असफल हो गए सारे कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर को। आंसर है चियांग काइसेक के कार्य। सबसे पहले तो हम चियांग काइसेक के कार्य जो उसने किए, जो प्रयास उन्होंने किए, वो सारे देखते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से असफल होता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, वॉरलॉर्ड्स पर नियंत्रण करता है। वॉरलॉर्ड्स वहाँ की सामाजिक सीमा थी जिस पर वो कंट्रोल करने की क्या करता है, कोशिश करता है। दूसरा क्या करता है, साम्यवादियों को खत्म करता है। जितने भी साम्यवादी थे वहां पर, जो भी समाजवाद का फेवर करते थे, उन समाजवादियों को क्या करता है, पूरी तरीके से साफ कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है। साथ ही साथ जितने भी सेक्युलर और इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद होते हैं उनकी क्या करता है, ये हिमायत करता है। सेक्युलर का मतलब होता है कि सभी धर्मों को मिलकर रहने की बात ये करता है। साथ में वहां पर एक कन्फ्यूशियसवाद भी था जो अच्छे विचारों, अच्छे आदर के साथ बात करता था, तो इसकी भी वो क्या करता है, हिमायत करता है। साथ ही साथ ये कहता है कि राष्ट्र के सैन्यकरण का प्रयास किया जाता है। राष्ट्र की जो सेना होती है उस सेना को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वो अब दूसरे इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश करती है और अपना बचाव करने का कोशिश करती है। तो राष्ट्र के सैन्यकरण को काफी ज्यादा मजबूती दे देता है। साथ ही साथ ये कहता है कि महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहना चाहिए। और ये 4 सद्गुण कौन से थे? पहला था सतीत्व, यानी ये कहता है कि हर एक महिला के अंदर सतीत्व होना चाहिए, ताकि वो एक सती हो, किसी तरीके से किसी के साथ अफेयर वगैरह उसका ना हो। दूसरा ये कहा गया कि उस महिला का जो रूप रंग है वो काफी अच्छा होना चाहिए, देखने में महिला खूबसूरत होनी चाहिए। उसकी वाणी मतलब उसकी आवाज काफी मधुर होनी चाहिए, और वो काम करने लायक होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आलसी की तरह से बैठी हुई है और कोई कार्य वगैरह नहीं कर रही है। तो ये सारे कार्य चियांग काइसेक के द्वारा किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि हम देश को एकीकृत करने में असफलता के क्या कारण थे। पहली चीज तो चियांग काइसेक का जो सोच थी, चियांग काइसेक की जो थिंकिंग थी वो काफी संकीर्ण थी। इसे हम कहते हैं संकीर्ण सामाजिक आधार। वो कहता था कि सभी पक्षों के बारे में वो नहीं सोचता था, और काफी पुराने विचारों का था, पुराने विचारों के साथ चलता था। जैसे कि देखा आपने, आधुनिक महिला की वो कल्पना नहीं करता है, आधुनिक महिला को वो मानने से क्या करता है, इनकार करता है, और हमेशा पुरानी विचारों वगैरह में रहता है। पुराने विचारों के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही साथ उसकी सीमित राजनीतिक दृष्टि थी, वो अपनी सीमा के बारे में नहीं सोचता था। वो सोचता था कि बस देश पर शासन हो गया है, अब देश का विकास करना है,
देश देश के बारे में सोचता था, अन्य लोगों के बारे में सोचता नहीं था। तो इस तरीके से भी उसकी काफी आलोचनाएं हुई हैं। साथ ही साथ वो पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। वो पूंजी का सही प्रकार से नियमन नहीं कर पाया और लोगों को जो भूमि चाहिए थी, भूमि अधिकार चाहिए थे, उसको भी, उसमें भी समानता लाने में क्या हो गया, ये पूरी तरीके से असमर्थ हो गया। और इसकी असमर्थता के कारण जो देश का एकीकरण था वो क्या हो गया, चौपट हो गया पूरी तरीके से। साथ ही साथ ये कहा गया कि लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया इसने और उनके ऊपर फौजी व्यवस्था को थोपने का इसने क्या किया, प्रयास किया। लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो बेसिक नीड्स थी, उन नीड्स को इसने नहीं समझा और उनके ऊपर ही फौजी व्यवस्था को थोपने का क्या किया, प्रयास किया। ये सारे कारण हैं जिससे चीन को एकीकृत करने में चियांग काय शेक क्या रहा, असफल हो गया। हम अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ आ गए हैं और प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 1870 के दशक में जापान में विद्यालयी व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन से परिवर्तन किए गए, विस्तार से इनका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहता है कि 1870 में जापान के अंदर जितने भी विद्यालयी व्यवस्था और राष्ट्र का एकीकरण किया गया, विद्यालय में क्या क्या चेंज किए गए और राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, उन सब की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विद्यालयी व्यवस्था में उसने क्या बदलाव लेकर आया, जापान में उस समय किस तरह के विद्यालयी व्यवस्था में बदलाव आए। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लड़के और लड़कियों का स्कूल जाना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। उस समय की सरकार ने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों का ही स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। अगर कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता अपने लड़के या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उन्हें उठाकर जेल में डाल देने का प्रावधान किया गया था। तो लड़के और लड़कियों का स्कूल जाना 100% अनिवार्य था। साथ ही साथ इस समय पुराने विचारों के साथ आधुनिक विचारों को भी अपनाने की बात कही गई। जो पुराने विचार थे, मतलब जापान का जो पुराना इतिहास था, उन पुराने इतिहास के साथ साथ जो आधुनिक विचार हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जापान जो है यूरोप के विचारों से काफी प्रभावित था। तो यूरोप के विचारों से प्रभावित होने के कारण वो आधुनिक विचारों को भी अपनाने की बात करता था। तो उसने आधुनिक विचारों को भी अपनाया, पर साथ ही साथ अपने देश के इतिहास को भी वो जानना चाहता था, तो अपने पुराने विचारों को भी उसने अपनाया। इसी में 3rd पॉइंट ये कहा गया कि राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। देश जो है जापान में सभी को ये सिखाया गया कि राज्य के प्रति क्या रहना है, निष्ठावान रहना है और अपना जो इतिहास है, जापान का जो पुराना इतिहास है, उस इतिहास को हमेशा से जानना है, यानी जापान के इतिहास को कभी भूलना नहीं है और राज्य के प्रति अपनी वफादारी हमेशा से रखनी है। इस तरीके की चीजों की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ किताबों का चयन और शिक्षकों पर नियंत्रण भी किया गया। किताबों में स्कूलों में किस तरह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, किस तरह का सिलेबस है, इन सभी सिलेबस पर ध्यान दिया गया और शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके की जानकारी रखते हैं शिक्षक, अच्छे ट्रेंड है या नहीं है। तो इन सब पर उस समय की सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल होने लगा। साथ ही साथ 4th पॉइंट में कहा गया, लास्ट पॉइंट में, माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाने लगी। तो बच्चों ये तो काफी अच्छी बात है। जापान में ये सिखाया गया कि माता पिता का क्या करो, आदर करो और राष्ट्र के प्रति क्या रहो, वफादार रहो। एक अच्छे नागरिक बनने की हमें क्या दे दी जाती थी, वहां पर प्रेरणा दी गई जापानी लोगों को। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्र एकीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए, जापान का एकीकरण आखिर किस तरीके से होता है, जापान के एकीकरण के लिए किस तरह के प्रयास उस समय की सरकार ने किए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया कि पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नई प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया।
जो पुराने गांव थे और जो उनकी सीमाएं थी, उन सीमाओं को बदला गया, नए तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया गया ताकि गांव का और उनसे संबंधित क्षेत्रों का अच्छे से नियमन किया जा सके और उन्हें अच्छे से तैयार किया जा सके। साथ ही साथ ये कहा गया कि प्रशासनिक इकाइयों के लिए राजस्व की व्यवस्था की गई ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखा जा सके। जितनी भी प्रशासनिक इकाई बनाई गई, मतलब प्रशासनिक ढांचा जो तैयार किया गया, उन सब के लिए राजस्व की व्यवस्था भी की गई। राजस्व की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि वो अपने दम पर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रख सके, उन्हें बार बार सरकार से इन सभी चीज़ों के लिए आवेदन करने की, दरखास्त करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें उस समय की गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि 20 साल से अधिक आयु के जो युवक हैं उनको सेना में कुछ वर्ष कार्य करना जरूरी है। तो 20 साल से अधिक आयु के सभी युवकों के लिए सेना में कुछ वर्ष कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया। 100% श्योर है इस बात से कि 20 साल से अधिक उम्र के जितने भी युवक होंगे जापान के अंदर, वो उस समय सेना में कुछ वर्ष कार्य जरूर करेंगे। ये अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि सरकार उस समय क्या कर रही थी? सरकार उस समय आधुनिक सैन्य बल तैयार कर रही थी। आधुनिक सैन्य बल को तैयार किया जाने लगा, सेना को मजबूत बनाया जाने लगा, अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाने लगा। तो ये सारे कुछ प्रयास थे जिससे राष्ट्र को और भी ज्यादा मजबूत किया जाने लगा। साथ ही साथ देश की जो सेंसर व्यवस्था थी, सेंसर व्यवस्था, देश में सख्त सेंसर व्यवस्था को लागू किया गया ताकि कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी मीडिया जो है सरकार के बारे में, सेना के बारे में कुछ गलत ना छाप सके। तो इसलिए सख्त सेंसर व्यवस्था को लागू किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन कर दी गई। जितनी भी उस समय की नौकरशाही थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे, प्रशासनिक इकाइयां थी, और सेना जो देश की रक्षा का काम कर रही थी, वो सीधे सीधे किसके अधीन कर दी गई? सम्राट के अधीन। यानी नौकरशाही और सेना अपने कार्यों का सारा ब्यौरा किसको देगी? सम्राट को देगी। सम्राट के अलावा और किसी व्यक्ति पे ये शक्ति नहीं रहेगी कि वो नौकरशाही और सेना से उसके कार्यों का ब्यौरा मांग सके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीकों की विस्तार से क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। इसमें कहा गया कि चीन के द्वारा जितने भी तरीके अपनाए गए हैं अपने देश का विकास करने के लिए, आधुनिकीकरण के तरीके जो हैं उनकी विस्तार से क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो पहला पॉइंट इसमें ये कहा गया कि चीन की साम्यवादी दल का क्या हो गया? कड़ा नियंत्रण होना। पहला तरीका ये था कि चीन ने अपने आप को किस तरीके से आधुनिक किया है। जो चीन की साम्यवादी दल थी, उस साम्यवादी दल का पूरे देश पर कड़ा नियंत्रण था। किसी भी तरीके की चीजें करने के लिए साम्यवादी दल ही जिम्मेदार था। साथ ही साथ वहां पर आर्थिक खुलापन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति अपनाई गई। किस तरीके से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है, विश्व बाजार से संबंध बनाने हैं, और अपने देश की जो सीमाएं हैं किस तरीके से दूसरे देश की कंपनियों के लिए खोलनी है। तो ये सारे तरीके भी क्या किए गए? अपनाए गए। साथ ही साथ क्या किया? चीन के अंदर जो सामंतवाद था, जमीनों पर जो लोगों का कब्जा था, सामंतों का जो जमीनों पर कब्जा था, उन सारे सामंतवादों को खत्म कर दिया गया। सामंतवाद व्यवस्था का अंत कर दिया गया और सारी जमीनें सरकार ने अपने अधिकार में ले ली। जितनी भी जमीनें चीन के अंदर थी, वो सारी जमीनों का मालिकाना हक किसको मिल गया? चीन को मिल गया। कोई भी व्यक्ति जो एक निजी व्यक्ति है, उसके पास किसी प्रकार की कोई निजी भूमि नहीं रखी गई। सारी भूमि के मालिक जो है वो कौन बन गए? सरकार बन गई है। साथ ही साथ वहां पर क्या किया गया? शिक्षा का विस्तार किया गया। चीन अपनी शिक्षा से काफी प्रेरित था। उसने अपने परीक्षा के पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को भी काफी बदल दिया और शिक्षा का विस्तार किया। ये भी कई सारी चीजें विदेशों से सीखना चाहता था, पर ज्यादातर इसने अपने देश के अंदर ही जो शिक्षा थी उसको अपनाया है। ये बाहर पश्चिमी
पश्चिमी साम्राज्य का क्या करता है, विरोध करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का इसने कार्यक्रम भी चालू किया। चीन जो था विदेशी साम्राज्यवाद से हमेशा लड़ता था, क्योंकि चाहता था कोई भी विदेशी शक्ति चीन पर कब्जा ना कर सके। तो इसने कई सारे युद्ध भी लड़े थे, जैसे अफीम युद्ध फर्स्ट और अफीम युद्ध द्वितीय। इन दोनों ही अफीम युद्धों के कारण जो विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का जो कार्यक्रम था वो चीन के द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि निजी कारखानों और भूस्वामित्व का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। जितने भी उस समय निजी कारखाने थे, जितने भी भूस्वामित्व था, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि सामंतवाद को क्या कर दिया, चीन ने खत्म कर दिया। तो जितने भी निजी कारखाने थे और निजी भूमि थी, उन सब को अंत करके इन सब का कब्जा किसे दे दिया गया, सरकार को दे दिया गया। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण का होना। चीन की जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उस पूरी अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल हो गया, सरकार का कंट्रोल हो गया। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है, जिससे चीन में जो भी कुछ होता है उन सब के लिए जिम्मेदार वहां की सरकार होती है। और इस तरीके से तेजी से उनका औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया सरकार ने। तेजी से औद्योगिकरण होने लगा, कई सारी फैक्ट्रीज खुलने लगी, देश विकसित होने लगा, लोगों को रोजगार वगैरह मिलने लगा। तो ये सारी चीजें उस समय होने लगी। साथ ही साथ बाजार संबंधी सुधार किए गए, कई सारे बाजार वगैरह जो है बनाए गए, और विदेशी कंपनियों को वहां पर बुलाया गया, विदेशी कंपनियों को वहां पर आमंत्रण दिया गया कि वो चीन में आकर अपनी कंपनियां लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं। बाजार के लिए जितनी भी जरूरी चीजें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस समय की गई। साथ ही साथ एक ही दल का सरकार का होना, एक ही दल की सरकार का होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि चीन में आज भी एक ही दल की सरकार है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हम कहते हैं। अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं चीन के, शी जिनपिंग, वो भी वहाँ की सरकार के नेता हैं, ठीक है। इस दल के वो सचिव हैं। तो एक ही दल की सरकार का होना भी एक बहुत बड़ा रियल फैक्टर है कि एक ही तरह की सरकार अपने सारे फैसलों को कर रही है लगातार तरीके से। चीन में जितना भी आधुनिकीकरण हुआ उन सब का श्रेय वहां की साम्यवादी सरकार को जाता है। चीन के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होता है, सारा डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, चीन की साम्यवादी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ वहां पर जो पुरानी असमानताएं थी, पुराना भेदभाव था, उन सब को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पुरानी असमानताओं का अंत कर दिया गया और सरकार एक नई तरह की सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करने लगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की गई। ऐसा नहीं है कि वहां पर 3-4 तरह की सरकारें हों। वहां पर सिर्फ एक सरकार, जैसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है, जो साम्यवादी सरकार है, सिर्फ वही सरकार है और वही सरकार पूरे देश में सभी तरह के फैसलों को करने के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। और किसी पार्टी को और किसी सरकार को वहां कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं हम, अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। और इसमें कहा गया है कि जापान के एक आधुनिक समाज में रूपांतरण से रोजमर्रा की जिंदगी में किस प्रकार के बदलाव आए, उसकी चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि जापान का एक आधुनिक समाज में क्या किया गया, रूपांतरण किया गया है। तो इस रूपांतरण से जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है जापान के लोगों की, जापान के लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें किस तरह के बदलाव आने लगे। तो सबसे पहला बदलाव तो ये था कि परिवार व्यवस्था में काफी भारी बदलाव आ गए। परिवार व्यवस्था पूरी तरीके से क्या होने लगी, बदलने लगी। पहले परिवार बड़े होते थे, पर अब परिवार क्या होने लगे, छोटे होने लगे, जिसमें पति पत्नी, बच्चे और माता पिता शामिल होते थे। मतलब पति पत्नी, बच्चे और दादा दादी, इसमें बात आ गई। साथ में परिवार में अब पत्नी भी काम पर जाने लगी। पहले तो सिर्फ पति काम करता था, पर जब नया समाज बना, एक आधुनिक समाज बना, तो उसमें महिलाएं भी क्या जाने लगी, काम पर जाने लगी। तो इस तरीके से परिवार में अब पत्नी भी काम करने लगी।
साथ ही साथ ये कहा गया कि नए तरह के घरेलू उत्पादों की मांग होने लगी। नए तरह के घरेलू उत्पादों की मांग, जैसे बिजली से चलने वाला जो प्रेशर कुकर है वो उसकी मांग होने लगी। साथ ही साथ जो मांस वगैरह जो भूनने के लिए भूनर की जरूरत होती थी उसकी मांग होने लगी। तो कई सारी नई चीजें आने लगी। साथ ही साथ मनोरंजन के नए साधन आने लगे, टीवी, रेडियो, इन सब चीजों का विकास होने लगा, नाटकों का विकास होने लगा। तो मनोरंजन के नए नए साधन लोगों को प्राप्त होने लगे। इसी समय नए प्रकार की घर की मांग भी होने लगी, जिन्हें होमू कहा जाता था, और लोग इन्हें किस्तों पर खरीदने लगे। एक कंपनी थी जो इन्हें किस्तों पर क्या करती थी, प्रोवाइड करवाती थी, और इन घरों को, नए घरों को होमू कहा जाता था। ठीक है बच्चों, एक नए शब्द की शुरुआत हुई, मोगा। मोगा का मतलब था आधुनिक लड़की। आधुनिक लड़की के लिए होने वाला शब्द ये शुरू हुआ, मोगा। और ये आधुनिक लड़की वो लड़की थी जो लैंगिक भेदभाव से परे थी, बराबरी का अधिकार रखती थी, लड़कों की तरह पूरी तरीके से सारे कार्य करती थी, बाहर जाकर जॉब कर सकती थी। तो लड़के और लड़कियों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं रखा गया, सारा खत्म कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। तो इस आधुनिक लड़की के लिए एक शब्द प्रयोग होने लगा जिसका नाम था मोगा। साथ ही साथ शहरों में बिजली की ट्रामा के साथ परिवहन काफी बेहतर हो गया। शहरों में ट्राम्स चलने लगे। ट्राम एक परिवहन व्यवस्था होती है जिसमें बिजली की केबलों के द्वारा एक बस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है, बस टाइप की होती है ये, और ये पटरियों पर चलती है। शहरों में पटरियां बिछा दी जाती हैं, पर ये पटरियां रेलवे की पटरियों से थोड़ी अलग होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी पतली सी और उतनी ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है। तो बिजली की ट्राम के साथ परिवहन क्या होने लगा, बेहतर होने लगा। उसी समय 1878 में जनता के लिए बाग बनने लगे और डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने लगे। जनता के लिए बाग बनाने की व्यवस्था की जाने लगी, पार्क वगैरह बनने लगे, और उस समय के डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने लगे। डिपार्टमेंटल स्टोरों में सभी तरह की चीजें मिलने लगी। 1899 से फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां जापान के अंदर क्या होने लगी, स्थापित होने लगी। तो कई सारी फिल्मों का कार्यकाल भी चालू हो गया, फिल्में बनने लगी, लोग मनोरंजन के नए साधन ढूंढ ही रहे थे। इसी तरीके से दर्जन भर कंपनियां भी वहां पर स्थापित होने लगी। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन जापान के अंदर खुलता है। रेडियो स्टेशन जो काफ़ी म्यूजिक वगैरह, गीत संगीत के लिए जाना जाता है, समाचार वगैरह के लिए जाना जाता है। तो 1925 में पहला वहाँ पर रेडियो स्टेशन खोला गया। और टोक्यो जो वहाँ की राजधानी है वर्तमान रूप में, इसका वर्तमान रूप टोक्यो नाम है। उस समय टोक्यो घूमने फिरने के लिए एक फेमस शहर बन गया, जहाँ पर सभी लोग आने लगे। एक फेमस शहर जहाँ पर लोग रहते थे, घूमते वगैरह थे। तो ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए और भी यूजफुल वीडियोस लाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।